नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर वापस आ रहे हैं। अभी तक हमने केवल इकोनॉमिक के बारे में, कुछ अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, उसका परिचय, उसका अर्थ, और उसमें व्यष्टि और समष्टि के बारे में ये हमने पढ़ा है। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। अर्थशास्त्र में मुख्य टॉपिक जो अब आएगा वो आएगा उपयोगिता। उपयोगिता उपयोगिता क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम यूटिलिटी। वैसे तो उपयोगिता का सामान्य सा अर्थ होता है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, तभी तो हम उपयोगी कहेंगे उसे। उपयोगी मतलब वो हमारे लिए लाभदायक हो। तो हम उपयोगिता को सामान्य रूप से कह सकते हैं लाभदायक या लाभ देता से। लाभ देता, जिसमें है प्रॉफिटेबिलिटी। कोई वस्तु हमारे लिए लाभदायक है इसलिए वो क्या हमारे लिए उपयोगी है। पर अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें, इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें, तो अर्थशास्त्र की भाषा में जो इसका अर्थ निकल के आता है वो अर्थ होता है कि कोई भी जो वस्तु हमारी है, कोई भी वस्तु है, सेवा, जिससे कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके, तो वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। हम क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु व सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। समझो बच्चों, यहां क्या था? हमने कहा केवल लाभदायक हो, प्रॉफिट हो, हमें फायदा मिले तो हमारे लिए उपयोगी है। पर अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु व सेवाओं में जो हमारी आवश्यकता है उसको अगर संतुष्टि प्रदान कर दे ऐसी कोई शक्ति, तो वो क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। अब यहां समस्या ये आती है कि लाभदेय जो चीज है वो केवल हम कह रहे हैं कि लाभदायक होती है, पर यहां इसके हिसाब से तो ये चीजें हानिकारक भी हो सकती है। कैसे? मैं आपको बताऊं। जैसे एक बच्चा है तो उसके लिए क्या? दूध, उसे भूख लग रही है, वो दूध पिएगा, तो उसके लिए दूध क्या है? उपयोगी होगा। पर एक शराबी है, अब उसे दूध दे दो तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए उपयोगी क्या है? शराब। तो ये तो लाभदायक है और शराब जो है हानिकारक वस्तु होती है। पर शराबी को संतुष्टि तभी मिलेगी जब उसे शराब मिलेगी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो हमारी उपयोगिता है वो लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। इसके बाद में कि जो हमारी उपयोगिता है, क्या हम इसको माप सकते हैं? एक प्रश्न उठ के आता है, क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो सवाल आता है कि उपयोगिता को मापा कैसे जाएगा? तो उपयोगिता तो हमने किसी वस्तु का उपभोग कर लिया इसलिए वो हमारे उपयोगी है, पर उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए अलग अलग विचारधाराओं की बातें बताई है। जैसे इसमें हमने इसको दो भागों में बांटा है। नंबर एक, पहला तो है गणनावाचक दृष्टिकोण, और दूसरा है क्रमवाचक
दृष्टिकोण। तो पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कार्डिनल अप्रोच, और आपका क्रमवाचक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। तो गणनावाचक दृष्टिकोण का तो क्या है कि हम किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं, गणना करें। पर गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य या कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कितना उस वस्तु के लिए त्याग कर रहे हैं, तो उस मूल्य के बराबर हमें उसके बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त होगी। तो मूल्य के आधार पर या कीमत के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि उसकी गणना हम कर सकते हैं। गणना वाला दृष्टिकोण जो है मार्शल, पीगू जो अर्थशास्त्री हैं वो समर्थन करते हैं इस विचारधारा का। और इस गणना वाले दृष्टिकोण में जो उपयोगिता का मापन उन्होंने बताया है वो कीमत को आधार मान के बताया है। उपयोगिता का जो मापन है, जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, कुछ वस्तुओं को किलो में मापते हैं, उसी प्रकार से मार्शल ने उपयोगिता को मापने की इकाई बताई है, उसको हम कहते हैं यूटिल्स। उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल्स कहा जाता है, और वो किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अब दूसरी बात आती है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो नाम से पता चल रहा है क्रमवाचक, मतलब क्रम दे रहे हैं। क्योंकि देखो उपयोगिता एक व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि होती है। किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल क्रम दे सकते हैं। कैसे, जो वस्तु हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है हम उसे पहले प्राथमिकता देंगे, और जो वस्तु कम उपयोगी है उसे दूसरी प्राथमिकता देंगे। तो इस क्रमवार दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो हमारे एलन, पेरेटो, हिग्स आदि अर्थशास्त्री हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो उपयोगिता है उसके कितने प्रकार हैं। प्रकार, इसके उपयोगिता के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपयोगिता के जो प्रकार हैं, बहुत सी किताबों में कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 दे रखा है। वैसे उपयोगिता के मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली कुल उपयोगिता, और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। पहली तो हमारी कुल उपयोगिता, दूसरी है सीमांत उपयोगिता। देखो कुल उपयोगिता जो है इसको में टोटल यूटिलिटी, टीयू जो है नाम से पता चल रहा है कुल उपयोगिता, अर्थात किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। हम कहते हैं प्रत्येक वस्तु की इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम कहें टीयू बराबर यूटिलिटी फर्स्ट, को पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, प्लस यूटिलिटी टू दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, है ना, और इंफिनिटी अनंत तक चलती रहती है। अर्थात प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का अगर योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल उपयोगिता आ जाएगी। उसी प्रकार से बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। अर्थात जो हमें जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, तो प्रत्येक इकाई में वृद्धि से
कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन या जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन डेल्टा बटे डेल्टा क्यू, इकाई में परिवर्तन से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वही हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो हमारी कुल उपयोगिता ये सीमांत उपयोगिता दोनों हो चुके हैं। इसमें सीमांत उपयोगिता जो है इसके भी प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। पहली तो होगी धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी हमारी होगी शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरी हमारी होगी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। इन तीनों को अभी आगे इसी में पढ़ेंगे अपन, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक मुख्य टॉपिक इसी में आ रहा है, इसका बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो हमने अभी पढ़ा है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इन दोनों के मध्य संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब संबंध निकालने के लिए हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसमें संबंध में बताना है। इसके लिए हम इसके ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारी इकाइयां हैं, किसी वस्तु की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, हमने 6 इकाइयां देखी। अब इससे उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी हमें, उपयोगिता जैसे पहली वस्तु से हमें 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी से हमें 20, क्योंकि उत्तरोत्तर ये क्या होती है घटती जाती है उपयोगिता, तीसरी से 10, एक समय ऐसा आएगा हमारी उपयोगिता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। उसके बाद में अगर बाद में व्यक्ति भूल जारी रखता है तो उसे उपयोगिता की जगह हानि प्राप्त होती है, अनावश्यक रूप से उसे अनुपयोगिता प्राप्त होती है, और ये माइनस। तो ये हो गया हमारी उपयोगिता। इसके बाद में इसको निकालते हैं कुल उपयोगिता TU। TU निकालेंगे क्या कहेंगे हम 30, इसमें जो अगली इकाई है उसको हम जोड़ देंगे 50 60 60 ना 50 और ये 30, क्योंकि अब 60 के बाद -10 है तो माइनस कर देंगे, 50 में से -20 गया तो 30 बच गया 30। इसके बाद में सीमांत उपयोगिता MU निकालेंगे। तो अभी हमने बताया था जैसे आपको कि एक इकाई में वृद्धि से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे एक इकाई पर हमारा 30 हो गया क्योंकि हमें जो परिवर्तन हुआ, दूसरी जैसे इकाई परिवर्तन हुआ तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है कितना हुआ 20 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ 0 -10 और -20। तो एक रेखा चित्र ये सारणी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस तरीके से इधर तो लेना इकाइयां 1 2 3 6, यहाँ पर होता है 0, यहाँ माइनस का है ना, क्योंकि माइनस का है ना, तो यहाँ पर लेंगे उपयोगिता, यहाँ भी ऐसे 10 30 30 40 50 और ये 60। एक मिनट तो यहां पर हमने ले ली उपयोगिता, यहां पर ले लेंगे इकाइयां। अब यहां देखिए जैसे कि मैंने चित्र में आपको सारणी के अंदर बताया था
कि इकाई यहाँ पर कुल उपयोगिता कितनी है 30, तो हम यहाँ कहते हैं 1 पर 30, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। 2 पर 50 है, तो 2 पे हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। 3 पर 60, 4 पे फिर 60 तो 5 पे आपको वापस क्या आ गया 50 आ गया, 5 पे 50 और 6 पे 30। ठीक है, तो ये इस तरीके से चित्र निकलेगा, ये इस तरीके से बनेगा ग्राफ, तो वापस ये गिर गया। तो ये क्या बनाया आपने कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी TU। इसके बाद में हम इधर दिखाते हैं सीमांत उपयोगिता बनाते हैं। तो 1 पर 30 ये हमने बना रखा है, डॉट लगा। 2 पर 20 बना दिया। 3 पर 10, 4 पर 0, देखो ये 5 पर -10 और ये -20, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या बन गया सीमांत उपयोगिता। अब हमें इसमें क्या दिखाना है, इसका रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसको हम ऐसे समझेंगे हम कि जब जब कुल उपयोगिता बन गया सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता बढ़ती है, देखो यहाँ प्लस में होगी बढ़ रही है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी, धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। मैंने उससे बताया ना धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक 3 प्रकार की सीमांत उपयोगिता होती है। तो पहली तो ये धनात्मक, उसके बाद में जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तो वो अधिकतम हो गई, उसके बाद ग्राफ गिर जाएगा, अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये देखो 3 संबंध हो गए इसके अंदर। क्या क्या हुआ, जब ये बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता गिरती है, गिरने लगती है, तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। और जहां पर ये अधिकतम हो रही है, जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है, जहां पर ये कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है, ये क्या होता है अधिकतम संतुष्टि बिंदु। ये क्या कहलाता है, अधिकतम संतुष्टि बिंदु कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और पूरे आपको उपयोगिता के बारे में मैंने पूरा समझा दिया, है ना। आप देख लीजिए इसको, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज के जरिए बता सकते हो, तो मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।